हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीपीसीएस वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स चुनकर आपके सामने हम लाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस एपिसोड के माध्यम से आपका सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक बार देखने के साथ साथ रिवीजन हो जाए। डेली करंट अफेयर्स को हम 9 बजे लाइव के माध्यम से लेकर आते हैं अपने यूपीपीसीएस के चैनल पर। वो न सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए बल्कि सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं। तो जो नए लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सुबह 9 बजे लाइव जो हम करते हैं यूपीपीसीएस चैनल पर, उसका नाम टारगेट यूपीपीसीएस डेली करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू है। लेकिन वो सारे करंट अफेयर्स जो होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण, उससे आप जुड़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ चुनिंदा सवाल हम लेकर उपस्थित हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम दृष्टि आईएएस की तरफ से सब में सभी वर्टिकल्स पर यानी कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीचिंग एग्जाम्स, जुडिशियरी, सीयूईटी, एसएससी, सब पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज पर द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत 50% तक की छूट दे रहे हैं। और उसके लिए आज अंतिम तिथि, इसका लाभ आप आज उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एक दिया होगा, उसको क्लिक करेंगे, फिर आपको डायरेक्ट आपको जो पेज खुलेगा वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। या अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके किसी भी कोर्स के बारे में आप जान सकते हैं, वहां से भी आप पहुंच सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब चलिए बात करते हैं आज के पहले सवाल की। तो जल्दी से रिवीजन के लिहाज से शुरुआत करते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन क्वीन पाइनएप्पल का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड? तो आप जानते हैं कि दरअसल जो पाइनएप्पल होता है, मिशन क्वीन पाइनएप्पल, उसी से संबंधित है। और ये त्रिपुरा का राज्य फल भी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इस फल की बात करें, तो ये विटामिन के लिहाज से भी समृद्ध है। ए बी सी तीनों विटामिन पाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो एक पौष्टिक फल होता है। और इसका प्रोडक्शन जो है यहाँ पर बेहतर हो सके, उसके लिए प्रीमियम मार्केट अवेलेबल हो सके, और साथ साथ उसके मूल्यों को लेकर एक इंटीग्रेटेड मूल्य से संबंधित हम इकोसिस्टम डेवलप कर सके, ताकि यह इसका निर्यात बढ़ सके और किसानों की आय बेहतर हो सके। साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल को त्रिपुरा ने शुरू किया है। ठीक, तो इसका सही जवाब विकल्प सी है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। और उद्देश्य क्या है, तो जीआई टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल को बढ़ावा देना है। आपको पता होना चाहिए कि इसको वर्ष 2015 में क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। और वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2028 तक की चौथी तिमाही तक इसका टारगेट रखा गया है इस मिशन का। इसमें राज्य में एकीकृत अनानास मूल्य श्रृंखला के लिए एक इन्वायरमेंट पारिस्थितिक विकसित करेगा। और त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल 2015 में जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। त्रिपुरा का राजकीय फल भी है, ये कुछ फैक्ट है, याद आपको रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बैलोन डीओर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2026 का बैलन डीओर समारोह पहली बार लंदन में आयोजित होगा। यह आयोजन पुरस्कार की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंदन स्थानांतरित किया गया है। तीसरा है बैलोन डीओर पुरस्कार का आयोजन फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है। तीसरा आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको जो फ्रांस का फुटबॉल है उसके द्वारा, और साथ साथ यहाँ पर यूईएफए उसके सहायक के तौर पर होता है, ठीक, ना कि फीफा। तो ये गलत है। अब बाकी दोनों कथन आपके सही हैं। 70वीं वर्षगांठ भी है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। कहां से? फ्रांस से। अब जानते हैं आपकी फ्रांस के द्वारा पेरिस में ही ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इस बार चूंकि पहली बार जब ये 1956 में हुआ था, तो इसके जो पहले विजेता थे वो कहाँ के थे? वो ब्रिटेन के थे, वो लंदन के थे। तो इसलिए उन्हीं के सम्मान में अगर बात करें, तो स्टैनले मैथ्यूज जो इंग्लैंड के थे, उन्हीं के सम्मान में इसको फिर से 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंदन में स्थानांतरित किया गया है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब इसकी शुरुआत जब हुई थी, तब ये केवल फुटबॉल के जब के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में, तो ये केवल यूरोपीय व्यक्तियों को दिया जाने वाला था पुरस्कार। लेकिन 1995 में फिर क्या किया गया, इसको यूरोपीय व्यक्ति नहीं बल्कि वहां के जो यूरोपीय क्लब थे उसमें खेलने वाले किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता था। फिर उसके बाद 2007 से क्या हुआ कि इसको कोई भी पेशेवर खिलाड़ी प्राप्त कर सकता है। तो इस समय फुटबॉल के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सम्मान के तौर पर इसको जाना जाता है। सबसे ज्यादा इस पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो मेसी, लियोनेल मेसी ने इसको 8 बार जीता है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें, स्टैनले मैथ्यूज पहली बार जीते थे, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसको 5 बार जीत चुके हैं। ठीक, चलिए, तो यही व्याख्या है यहाँ पे। बैलोन डियोर समारोह का पहली बार पेरिस के बजाय लंदन में आयोजन होगा। और यह बदलाव 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है, क्योंकि इंग्लैंड के महान फुटबॉलर स्टैनले मैथ्यूज ने पहला बैलन डियोर पुरस्कार जीता था। समारोह का आयोजन अक्टूबर 2026 में लंदन में होगा। इसका आयोजन फ्रांस फुटबॉल और साथ साथ यूईएफए के द्वारा किया जाता है। हाल ही में
ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? मनु भाकर, ईशा सिंह, अपूर्वी चंदेला या राही शर्मा? तो सही जवाब क्या है? ईशा सिंह ने। ईशा सिंह ने अपनी जो इनकी प्रतिस्पर्धी थी उनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया कि जो कि 50 में 42 पॉइंट पाई थी, और ये इन्होंने कितना पॉइंट पाया? तो इन्होंने 43 पॉइंट पाया 50 में, और इस तरह से ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो कहाँ की थी? तो वो थी दक्षिण कोरिया की, जिनका नाम था किम येजी। किम येजी के 42 अंकों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड 21 वर्षीय ईशा सिंह ने कायम किया, जो कि 43 अंकों की इनकी उपलब्धि के साथ है। ठीक है, अगला है कि कथन है सिक्किम को उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। दूसरा है सिक्किम भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। तो देखिए, उल्लास पहल के अंतर्गत जरूर घोषित किया गया है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल के अंतर्गत, जिसको कि हम अन्य नाम NILP के द्वारा भी, NILP भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NILP भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी इसी को कहा जाता है। तो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत ही पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। लेकिन क्या चौथा है? तो चौथा नहीं है, बल्कि कौन सा है? इससे पहले 4 तो ऑलरेडी है, और उन 4 के बाद ये 5वां हो गया है। तो उत्तर पूर्व का पहला हो गया, और इस तरह नहीं, उत्तर पूर्व का चौथा हो जाएगा, उत्तर पूर्व का तीसरा हो जाएगा, ठीक ना, और 5वां कुल राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथे की जगह 5वां होता तो ये सही होता। अब कौन कौन से अन्य 4 राज्य है? तो अगर देखें अन्य 4 राज्यों की बात करें तो मिजोरम है, मिजोरम के बाद गोवा है, ठीक, मिजोरम है, गोवा है, इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल है, त्रिपुरा और हिमाचल, ठीक, और इस तरह से त्रिपुरा हिमाचल के बाद ये चौथा है, 5वां है, ठीक। तो इस तरह से पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है। और जहां तक बात उल्लास की है, तो आपको बताया गया था कि उल्लास जो है बेसिकली जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसी के सिफारिशों के आधार पर उल्लास प्रोग्राम है, जो कि 2022 से लेकर 2027 तक जो 15 प्लस एज वाले लोग हैं, यानी कि वयस्क साक्षरों की बात की जा रही है। वयस्क साक्षर इसलिए क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु जो है वो बाल शिक्षा के रूप में जाना जाता है, वयस्क साक्षर 15 से ऊपर साल के लोगों को गिना जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली उसी के तहत ये सिक्किम भी अब भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य हो गया। और पूर्ण साक्षर 95% से ज्यादा जब साक्षरता हो जाती है वयस्कों में, यानी 15 प्लस वालों में, तो इसको किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सकता है। ठीक, तो उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल के अंतर्गत ये योजना, जो कि शिक्षा मंत्रालय ने NEP के तहत शुरू की थी, 15 साल से अधिक आयु के लोगों में वयस्क शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता, आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए, उसी के तहत सिक्किम अब भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश थे। सिक्किम उत्तर पूर्व भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य भी बना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष भाला फेंक F64 वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय पैरा एथलीट कौन है? सुमित अंतिल, प्रवीण कुमार, वरुण सिंह भाटी या दिलीप गावित? तो सुमित अंतिल है। सुमित अंतिल ने पुरुष भाला फेंक F64 इनकी कैटेगरी है, ठीक, इसमें इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हो रही थी, जो कि बेंगलुरु में आयोजित हो रही थी। अब इसमें पुरुष जैवलिन थ्रो में अगर बात करेंगे, भाला फेंक में, तो इन्होंने F64 वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं का था, जो कि 73.29 मीटर का था। उसको ब्रेक करते हुए इन्होंने 74.82 मीटर का थ्रो फेंका। 2022 में एशियन पैरा गेम्स अगर देखें हांगझोउ में भी वहीं पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक, अगला है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बिल पारित करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य असम बना है। आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होती है तो स्वतंत्रता के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले उत्तराखंड 2024 में कानून वहां पर पास हुआ, और 2025 से वहां पर लागू हुआ। उत्तराखंड के बाद दूसरे नंबर पर गुजरात, गुजरात में मार्च 2026 में बिल पास हुआ था। ठीक, उसके बाद असम तीसरा राज्य हो गया। क्योंकि गोवा की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गोवा में पहले से ही गोवा नागरिक संहिता जो चली आ रही थी 1867 से, उसके तहत ही वहां पर UCC की व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर गोवा को इंक्लूड करेंगे तो 4 हो जाएंगे। अगर गोवा को छोड़ के देखेंगे स्वतंत्रता के बाद अपनाने वालों में, तो तीसरा राज्य असम हो गया है। और नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य है। ठीक, तो याद रखेंगे हम। अब असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पारित कर दिया है। तो असम नॉर्थ ईस्ट का पहला और देश का तीसरा राज्य बना जिसने UCC कानून को एक्सेप्ट किया है, अपनाया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद 2 नाम अन्य भी याद रखने हैं, उत्तराखंड और गुजरात। पहला कथन है, फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। दूसरा है, हाल ही में मनसुख मांडविया द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड
योगासन चैंपियनशिप 2026 की चैंपियनशिप फिल्म लॉन्च की गई। तो देखिए जो वर्ल्ड का पहला जो ये आयोजन होगा, पहला योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा, ये मुंबई में नहीं होगा, ये कहाँ पर होगा, अहमदाबाद में होगा। पहला कथन आपका गलत है। अब इसका जो ऑफिशियल प्रमोशनल वीडियो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक। और युवा खेल मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत इसमें जो नोडल बॉडी होगी वो कौन होगी, योगासन भारत इसकी नोडल बॉडी है, याद रखना है। यानी कि जो प्रमोशन और इसके रेगुलेशन की बात करेगा कौन करेगा, नोडल बॉडी के तौर पर योगासन भारत करेगा। 2014 में यूएन द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता पर यह आधारित है और योगासन को भारत क्या कहता है, अपना सॉफ्ट पावर मानता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। और साथ साथ आपको बता दें कि इसमें जब ये प्रस्ताव पीएम मोदी ने वर्ष 2014 में रखा था तो 175 देश जो है इसको एक्सेप्ट किए थे। और वर्तमान में अगर इसकी बात करें, पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बात करें तो 75 देशों ने क्या किया, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन आपका गलत है क्योंकि मुंबई लिखा है, अहमदाबाद में होगा। दूसरा सही है, तो कथन एक आपका गलत है, दूसरा सही, विकल्प डी आपका सही है। यही बात यहाँ भी लिखी गई है, तो व्याख्या की आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। हाल ही में एक नई नीली ऑक्टोपस प्रजाति की खोज की गई। यह खोज किस स्थान से संबंधित है, अरब सागर, हिंद महासागर, गैलापागोस द्वीप के पास या भूमध्य सागर। तो इसका सही जवाब होगा सी, गैलापागोस द्वीप समूह में ही एक नई नीली ऑक्टोपस की प्रजाति, बहुत चमकीले नीले रंग की प्रजाति है, उसकी खोज की गई है। गैलापागोस द्वीप क्योंकि प्रशांत महासागर में इक्वेडोर से 600 मील दूर स्थित है, भूमध्य सागर के दोनों ओर ये फैला हुआ है। बार बार ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर होता है, उसकी वजह से यहाँ पर उबड़ खाबड़ संरचना है, पर्वतें हैं। बड़े युवा द्वीपों में यहाँ पर इजाबेला द्वीप है, फर्नांडिस द्वीप है, ठीक। 1978 में इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था और अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। बेसिकली यहाँ पर एक नई छोटी नीली ऑक्टोपस, ब्लू ऑक्टोपस प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या है, तो नाम यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है माइक्रोएलिडोन गैलापागेंसिस। और ये खोज चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने की है। ये प्रजाति गैलापागोस आइलैंड के पास खोजी गई। पहली बार 2015 में देखी गई थी, अब खोज ली गई है। आकार लगभग गोल्फ का जो बॉल होती है गोल्फ की, उसके आकार के बराबर है, यानी छोटी है। और इसका रंग असामान्य रूप से नीला है, ठीक। हाल ही में पारिस्थितिक विदों ने किस पौधे के राजमार्गों और डिवाइडरों पर रोपण के खिलाफ चेतावनी दी है, कॉनोफाइटम, कॉनोकार्पस इरेक्टस, कॉनोस्टिगिया या कॉनोबिया। तो इसका सही जवाब क्या है, तो ध्यान रखिएगा कॉनोकार्पस इरेक्टस इसका सही जवाब है। अब इसकी बात करें तो ये इसको बटनवुड भी कहा जाता है, इसको बटन मैंग्रोव भी कहा जाता है। अब ये कॉम्ब्रेटेसी परिवार से संबंधित है और बेसिकली गर्मी हो, ठंडी हो, रेतीली जलवायु हो, कहीं भी इसकी हरियाली पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखने में तो बड़ा सुंदर है, किसी भी मौसम चरम परिस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो इससे बड़े बहुत तरह के नुकसान है, जिसको लेकर पारिस्थितिक विदों ने चेतावनी दी है। विशेष तौर पर ठंडियों में देखेंगे तो इसके पराग जो कण होते हैं, उससे इसके जो पराग कणों की वजह से एलर्जी लोगों में हो जाती है और खांसी और अस्थमा के मरीजों को और ज्यादा दिक्कत होती है। साथ साथ इसकी जो जड़ें होती है, रूट्स जो होती है, इन्वेसिव होती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा देती है। रोड के अंदर जाएंगी, रोडों को क्रैक कर देंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कोई आसपास के जो पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचा देती हैं। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन है, पाइपलाइन को फाड़ देती हैं। तो इस तरह से ये इन्वेसिव जड़ें होती हैं और साथ साथ भूमिगत जो जल होता है, भूजल के लिए बड़ी संकट उत्पन्न करती हैं। आसपास की जो जैव विविधता है, आसपास के पौधे हैं, उनके हत्यारे के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो इसको लेकर एक चेतावनी जारी की गई है कि जो डिवाइडरों के आसपास आप लोग सजाने के लिए इसको लगा रहे हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आसपास की जैव विविधता के दुश्मन आप खुद बन रहे हैं, अपने हाथों से उसका गला घोंट रहे हैं। तो कानो कॉर्पस इरेक्टस बेसिकली इसको लेकर पारिस्थितिक विदों ने चेतावनी जारी की है। इसको बटनवुड, बटन मैंग्रोव भी कहा जाता है। कॉम्ब्रेटेसी परिवार का मैंग्रोव एक सियाझाड़ी है, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और तटीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए। 25 मई 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह फर्स्ट में 68 पुरस्कार प्रदान किए गए। अब देखिए नागरिक समारोह फर्स्ट लिखा है, ठीक। इसका मतलब एक और अभी नागरिक समारोह होना है, सेकंड वाला मई लास्ट या जून में होगा। तो अभी कुछ लोगों को पुरस्कार दिया गया है। किसी बच्चे ने एक बार कमेंट किया था कि सर आपने उनका नाम नहीं बताया, इनका नाम नहीं बताया। देखो भाई, पुरस्कार की घोषणा जो है गणतंत्र दिवस पे की गई, उसमें घोषणा कितने लोगों की गई है, 131 लोगों की गई है, ठीक। इसमें तीनों पुरस्कार हैं जो कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों हैं, ठीक। जिसमें कि 5 क्या है, पद्म विभूषण है, 13 आपके क्या है, पद्म भूषण है, और बाकी आपके 113 है वो क्या है, पद्मश्री है। तो 113, 13, 26 और 5, 21, 131 पुरस्कार। लेकिन दिए दो फेज में जाएंगे। पहला नागरिक अलंकरण समारोह जो कि हो गया है मई में,
और एक आपका और होगा मई लास्ट या जून में होगा, तो शेष लोगों को उसमें दिया जाएगा। तो दिए जाने वाली जो बातें हैं वो बताई गई थी, ठीक, अपने चैनल पे कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को दिया गया, घोषणा नहीं बताया गया। सेकेंड फेज का जब दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि इनको दिया गया। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें क्लियर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान ना देने पे हमारे प्रश्न भी गलत होते हैं। हो सकता है आपसे यही पूछा जाए कि पहले फेज में किसको प्रदान किया गया, तो उसमें अगर उस व्यक्ति का नाम ना हो जो कि आता आपके स्टेट से है, लेकिन वहां पहले फेज में वो ना पाया हो, सेकंड फेज में पाया हो, तो याद रखिए पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली राष्ट्रपति भवन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 68 लोगों को नहीं बल्कि 66 लोगों को ये पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया, और शेष जो लोग हैं उनको दूसरे फेज में प्रदान किया जाएगा। लेकिन हम बात अब करेंगे घोषणा की। घोषणा आपको जैसा कि बताया गया 131 लोगों की है। अब देखिए मैक्सिमम 120 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 131 है, कैसे भाई, ये कैसे संभव है? तो कुछ लोगों को आप जानते हैं कि मरणोपरांत भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मरणोपरांत वाले लोग जब इसमें शामिल होते हैं तो ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अगर जीवित लोगों के लिहाज से देखें तो 120 की अपर लिमिट है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला है पुरस्कार 131 लोगों को प्रदान करने की घोषणा हुई, सही है। दूसरे की बात करें तो अगर यहाँ पर 66 होता तो सही होता, लेकिन 66 नहीं, इसलिए गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका क्या होगा सही होगा। तो 26 में 131, 26 जनवरी की जो घोषणा होती है उसमें 131 पुरस्कार घोषित किए गए थे। तो पद्म विभूषण पर जरा सा नजर डालें तो धर्मेंद्र कला क्षेत्र से महाराष्ट्र, इनको घोषित किया गया। श्रेणी क्या है, मरणोपरांत। श्री केटी थॉमस सार्वजनिक मामले केरल से हैं। सुश्री एन राजम कला से यूपी से हैं, तो यूपी से हैं तो यूपी आपका स्टेट है, इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। श्री पी नारायणन साहित्य और शिक्षा केरल, ठीक, और श्री वी एस अच्युतानंद मरणोपरांत। दो लोग मरणोपरांत है, केरल से संख्या 3 है और साथ साथ यूपी से 1 है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। एक लोग महाराष्ट्र से जो कि कला से संबंधित है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने पहली बार किस मेडिकल समस्या को पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के रूप में मान्यता दी है? डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक या ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रोक को डब्ल्यूएचओ ने अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इसको प्रस्ताव पास किया कि अब जो पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के तौर पर इसको देखा जाएगा, मान्यता दी गई है। यानी कि जो सदस्य देश हैं स्ट्रोक की रोकथाम के लिए, उसके उपचार के लिए, पुनर्वास और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रयास करें। तो ये बात डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पहली बार पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के रूप में स्ट्रोक को मान्यता दी है, ठीक। हाल ही में किस स्थान पर तोपखाना गोला विनिर्माण संयंत्र यानी कि आर्टिलरी शेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया? तो ये किया गया है पुणे, नागपुर, शिरडी या नासिक। तो शिरडी, शिरडी को एक डिफेंस हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है और कोशिश ये है कि हम जो डिफेंस सेक्टर है उसमें हम एक्सपोर्टर के तौर पर बढ़ सके, आगे बढ़ सके, ठीक। और मॉडर्न टाइम में जो वार हो रहा है उस वार की जो प्रकृति है उसको बदलते हुए इस तरह के जो संयंत्र लगाए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अब शिरडी महाराष्ट्र में तोपखाना गोला निर्माण संयंत्र का उद्घाटन हुआ। ये परियोजना निबेल लिमिटेड के द्वारा डेवलप की गई है और इस प्लांट में जो गोला बनाया जाएगा, जो आर्टिलरी का साइज है वो कितना है, 155 mm है, यानी कि बड़े से बड़े बंकर को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। वार्षिक क्षमता कितनी बनाएगा एक साल में? तो 5 लाख शेल, 5 लाख गोले का निर्माण एक साल में होगा। तकनीकी और रॉ मटेरियल पूरी तरह से स्वदेशी है, तो यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भी है, स्वदेशी के तहत भी है। ये कुछ सवाल थे, हमारी कोशिश है कि ये रिवीजन हो जाए। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि दैनिक रूप से कवर किए जाते हैं, उसको अगर आप हमारे डेली प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में, लाइव की प्लेलिस्ट में जाके आप देखना चाहते हैं तो डेली के न्यूज को आप देख सकते हैं, जिससे कि आगामी परीक्षा के लिए आप वहां से उसको नोट भी कर सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। नए अगर आप इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो आप हमारे लाइव वाले प्रोग्राम से जुड़िए, वहां आपको डिटेल में थोड़ी और हम चीजें लेकर आते हैं, तो वहां कोशिश होती है कि ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकें। ये चूंकि रिवीजन के लिहाज से होता है तो इसमें हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब अभ्यास प्रश्न की बारी यहाँ पर है, आपकी जिम्मेदारी की हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राधिका सेन, सुमन गवानी, अभिलाषा बराक या भावना कस्तूरी? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 9 बजे लाइव में मिलते हैं हम, सोमवार से लेकर शनिवार तक। सेकेंड और फोर्थ शनिवार को हम लाइव हमारा नहीं होता है, तो सोमवार से लेकर हम शनिवार अगर सेकेंड और फोर्थ देखें तो वहां पर हम लाइव नियमित रूप से 9 बजे आपके साथ उपस्थित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।